या दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है मैंडेटरी हॉलमार्किंग में जो नई कंप्लायंसेस वगैरह कैसे हमको फॉलो करनी है एंड व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग एट द बैक एंड। बहुत सारे जन बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रिंटिंग में गया हुआ है। We have lot many people in the media saying that somebody is giving this answer कि आपको हॉलमार्किंग में क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, बट टिल टुडे ये कहीं पे भी लॉ में ये नहीं आ रहा है, ये कहीं पे भी दिख के नहीं आ रहा है। वी वांट नोटिफिकेशन, अनलेस एंड अनटिल आपके पास लिखित में कुछ है हम उसे कानून नहीं मान सकते हैं। आज की अपनी जो भी वेबिनार है उसके ऊपर हम जो भी बातचीत करेंगे या जो भी हम लोग कंप्लायंस के बारे में बातें करेंगे, वहां पे every time I will be giving a disclaimer that this is something which has been told by the webinar or maybe by the press release by the DG Mr. Tiwari. We as a GJC, we are definitely in touch with the BIS and even the ministry that you please, for the benefit of the trade, you please come out with a notification at the earliest. But till that time there will be some disclaimer। आज के अपने वेबिनार में कहीं ना कहीं वो ifs and buts रहेंगे, but let us try to think it has been more than 15 to 15 days हो चुके हैं, हॉलमार्किंग आ चुका है, HUID स्टार्ट हो चुका है। so what has to be done, हमें क्या करना है, ये बहुत सारे queries है। so let us try to see that how we can do it। yeah, I'll just stop my video। so okay, या सो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई है हॉलमार्किंग में आज से लेके, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। 27 जुलाई 2020 को उन्होंने BIS कैर और BIS का एक नया पोर्टल मानक ऑनलाइन .in का प्रावधान रखा था। वो जब लॉन्च हुआ था तभी मानक ऑनलाइन .in इज द वेबसाइट जहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड रिन्यूअल करना है। सब प्रोसीजर वहीं पे होगा। HUID रहेगा तो भी आपको चालान की रिक्वेस्ट या हॉलमार्किंग रिक्वेस्ट भी आपको मानक ऑनलाइन .in के पोर्टल पे जाके बनाना है। 21 अगस्त 2020 को उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाज मेड ऑनलाइन एंड इवन द रिन्यूअल हैज बीन मेड ऑनलाइन। 9 अक्टूबर 2020 को उन्होंने एक अमेंडमेंट ऑर्डर पास किया जिसके तहत मैंडेटरी हॉलमार्किंग डेट को उन्होंने 15 जनवरी 2021 से लेके 1 जून 2021 तक वो लोग लेके गए। जब 1 जून आ गया उन्होंने और एक ऑर्डर बाहर निकाला, और जो 1 जून की डेट थी दैट वाज अगेन बीइंग postponed or maybe extended to 16th of June 2021. This was because meeting with Piyush Goyal ji, there was a expert committee which was being set up, and so it has to be extended by 15 days. 15 जून और 16 जून को दो प्रेस रिलीज बाहर हुआ है। वन वाज बीइंग अंडर दी पीयूष गोयल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, और दूसरा एक प्रेस रिलीज जो आया है 16 तारीख को, वो DG प्रमोद कुमार तिवारी जी ने बाहर निकाला है। दिस हैज आल्सो टू गिव समथिंग लाइक एडिशनल कैरेटेजेस क्या है, क्या क्या चीज को उन्होंने नवा एग्जम्पशन दिया है, ये सब चीज उसमें बताई गई है। फाइनली ऑन 23 of June 2021 उन्होंने एक सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डर बाहर निकाला जिसमें उन्होंने नई लिस्ट जारी की जिसमें क्या क्या चीज को नया एग्जम्पशन दिया गया है, प्लस कौन से डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्किंग मैंडेटरी है। सो टुडे हॉलमार्किंग इज नॉट मैंडेटरी ऑन अ पैन इंडिया बेसिस, वहां पे ही मैंडेटरी है जहां पे हॉलमार्किंग सेंटर है। तो वहां उन्होंने एक लिस्ट जारी किया है 256 डिस्ट्रिक्ट्स का जहां जहां पे हॉलमार्किंग मैंडेटरी होगा। Next, friends, let us try to understand, is hallmarking mandatory? I think this question is again and again being asked. As per para 1A, para 1A तहत ऑर्डर जो निकला है उसके तहत 23 जून 2021 को जो ऑर्डर बाहर किया गया उसके तहत हॉलमार्किंग इज मैंडेटरी, बट इट इज मैंडेटरी ओनली इन 256 डिस्ट्रिक्ट्स एज मेंशन्ड इन द ऑर्डर। पैन इंडिया में मैंडेटरी नहीं हुआ है, ओनली 256 डिस्ट्रिक्ट जो ऑर्डर में दी गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ही मैंडेटरी है। The date of mandatory hallmarking has been extended to 16th of June। पहले जो 1 जून था, 1 जून से 16 जून लेके गए हैं। And from 16 June, gold jewelry and gold artifacts shall be sold only by jewelers registered with BIS and they shall be of 14, 18 and 22 carat। दोस्तों यहाँ पे एक चीज है, प्रेस रिलीज अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे बताया गया है कि 20, 23 और 24 कैरेटेजेस भी इसमें इंक्लूड होंगे। यस, आई टोटली एग्री टू दैट। देयर हैज टू बी अ चेंज, देयर हैज टू बी एन अमेंडमेंट इन द स्टैंडर्ड्स। वो लोग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर रहे हैं जिसके तहत जो 20, 23 और 24 कैरेट है वो भी उसमें इंक्लूड किए जाएंगे।
But today, as of today, it is only 14, 18 and 22 carat. Registration under hallmarking. Let us try to see इसमें क्या है और what are the changes or what are the relaxations being given. The first thing is registration of jewelers will be one time. You don't need to renew. आपको renewal की आवश्यकता नहीं है. Main part, no fees will be charged from the jewelers for the hallmarking registration. आज तक जो भी फीस थी 7.5 से लेके 80,000 रुपए तक प्लस जो एप्लीकेशन फीस 2,000 रुपए की थी, all those fees have been waived. कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, आपको कोई भी फी भरने की आवश्यकता नहीं है, आपको रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है. बट इसमें एक प्रॉब्लम है दैट सूटेबल चेंजेस नीड टू बी मेड इन द BIS रेगुलेशन. ये जो चेंजेस है वो आज तक ये चेंजेस नहीं हुए हैं. आई थिंक BIS इज वर्किंग ऑन दिस एंड दे विल कम आउट विद अ नोटिफिकेशन वेरी शॉर्टली. ये नोटिफिकेशन आने के बाद इट विल बी क्लियर दैट देयर इज नो फी ऑन रजिस्ट्रेशन. Now the problem over here is जैसे 16 तारीख मैंडेटरी नजदीक आ रही थी, बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी समझा एंड दे स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने फीस भी ऑलरेडी भर दी है. तो इफ द ज्वेलर हैज ऑलरेडी पेड द रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस बिफोर इट वाज मेड फ्री, व्हाट विल हैपन? विल दे गेट अ रिफंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी और द रिन्यूअल फीस? आई एम अ ऑनेस्ट ज्वेलर, मैं एकदम सिंसियर आदमी था, मैंने टाइम में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो मैंने रजिस्ट्रेशन फीस भी भर दी. कैन आई गेट अ रिफंड ऑफ द रजिस्ट्रेशन फीस? वी टुक अप दिस मैटर विद द BIS and the answer was no, that you will not get the refund. Whatever has been paid and you will not be eligible for that. But we through GJC, we want to take up this matter with the ministry and say that we should not be penalized if you are an honest person, and if you are an honest jeweler and you have filed for the registration on time, you should get a refund if there is a provision. स्टैंडर्ड्स एंड मार्किंग्स अंडर हॉलमार्किंग, ये भी दोस्तों थोड़ा समझना जरूरी है. स्टैंडर्ड्स में ऐसा है, गोल्ड के लिए यू आर हैविंग IS 1417 एंड सिल्वर के लिए यू आर हैविंग IS 2112. These are the standards which are important. स्टैंडर्ड्स में आपको कौन से कैरेटेजेस है, क्या है, ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स में डिफाइंड है. एंड फॉर गोल्ड इट इज 1417 एंड फॉर सिल्वर इट इज 2112. एज पर IS 1417 टुडे इट इज 22, 18 एंड 14, ये तीन प्योरिटी उसमें दी गई है. But as per the press release dated 15th of July, the additional caratages of 20, 23 and 24, they also will be allowed for hallmark. हुआ है टुडे, इसमें 4 मार्किंग लगते हैं जो आपके ज्वेलरी पे आएंगे. एक होगा आपका BIS का लोगो, दूसरा होगा आपका प्योरिटी एंड फाइनेंस जैसे कि 22 कैरेट 916, तीसरा होगा हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो या मार्क या नंबर, एंड द लास्ट इज द ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क. सो एज पर द करंट स्टैंडर्ड, दिस आर द 4 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स व्हिच शुड बी प्रेजेंट ऑन द ज्वेलरी, बट दे आर ब्रिंगिंग रिवाइज स्टैंडर्ड. वो लोग HUID की बात हो रही है और वहां पे उनका ऐसा कहना है कि देयर विल बी BIS लोगो, there will be purity and fineness, and there will be a 6-digit alpha numeric number. ये 6 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा और ये जो 2 मार्क है ये हट जाएंगे. there will be no hallmarking center and jeweler identification mark, but that will be replaced by a 6-digit alpha numeric code. So to have a better clarity, this is the same thing: BIS mark, the purity in carat and fineness, assaying centers identification number and your jeweler's identification number. This is the previous one, but now they are going to revise the standard. और अभी सिर्फ 3 मार्क हो गया आपके ज्वेलरी पे. It will be the BIS mark, the purity in carat and fineness, and the 6-digit alpha-numeric code. This is as per the press release dated 16 June 2021. Very important friends. I think there has been a lot of hue and cry कि किसके ऊपर हॉलमार्किंग होना चाहिए, हॉलमार्किंग नहीं होना चाहिए. एग्जेम्प्टेड लिस्ट एक बाहर निकली है जिसके तहत अपने को पता चलेगा किस किस चीज में हॉलमार्किंग नहीं होगा. सो एज पर दी ऑर्डर रिलीज्ड ऑन 15 जनवरी 2020 को एक ऑर्डर निकली थी. उसके तहत उन्होंने बताया कि अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट के लिए है तो उसके ऊपर हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई आर्टिकल है जिसका वेट 2 ग्राम से कम है तो उसके लिए हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं है. Let's try to understand. It has been mentioned as article should be weight less than 2 grams. So if you are selling a pair of earrings, you are selling something of that sort, जहाँ पे डबल ये है, तो my opinion is
individual article का weight should be less than 2 grams. If you are selling a nose pin, the weight of the nose pin should be less than 2 grams. People are even asking questions के net weight देखना है, gross weight देखना है. The weight should be the weight of an article. उसमें gross weight, net weight नहीं, it is the gross weight. Article which is in the course of consignment outside India to assaying and hallmarking center. Article which is for medical, dental, veterinary, scientific or industrial purpose, no hallmarking required. Article of gold thread, no hallmarking required. Any manufactured article which is not substantially complete and which is intended for further manufacture, यहाँ पे hallmarking नहीं required है. जो semi finished goods है या still in process है, जो substantially complete नहीं है, वहां पे hallmarking की आवश्यकता नहीं है. Gold bullion in shape of bar, plate, sheet, foil, rod, wire, strip, tube, and coin. In all these things, you don't need to have a hallmarking. अगर गोल्ड बुलियन आप बेच रहे हो कोई भी शेप में ऑफ बार, प्लेट या कॉइन तक लेके, आपको हॉलमार्किंग करने की आवश्यकता नहीं है. इसके नीचे में जो भी पढ़ रहा हूं, दिस इज एज पर द ऑर्डर डेटेड 23rd of June 2021. ये नए अमेंडमेंट्स आए, नए एग्जम्पशंस आए हैं. आर्टिकल विच इज वेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड री इम्पोर्ट एज पर द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई आर्टिकल एक्सपोर्ट करते हो और वो वहां पे नहीं बिकता है और आपको वापस लाना पड़ता है, तो इन दैट केस हॉलमार्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड. आर्टिकल विच इज मेंट फॉर इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, हॉलमार्किंग नॉट रिक्वायर्ड. Article which is for domestic exhibition and B2B exhibitions approved by the government. इसका मतलब ये है कि एग्जीबिशन अगर डोमेस्टिक हो रहा है तो B2B होना चाहिए and it should be approved by the government. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, B2B एग्जीबिशन है और सरकार के तहत वो मान्य किया गया है एग्जीबिशन को, तो ही आपको उसमें हॉलमार्किंग करने की आवश्यकता नहीं है. Special categories of jewelry such as kundan, polki, chadao, no hallmarking required. Watches and fountain pens, no hallmarking required. Jewelers with annual turnover up to 40 lakhs per annum. तो यहाँ पे उन्होंने ये लिया है कि अगर जीएसटी के तहत भी 40 लाख का एग्जम्पशन है, तो यहाँ पे सेम एग्जम्पशन उन्होंने यहाँ पे भी ये किया है कि if a jeweler is having a turnover below 40 lakh rupees, in that scenario, he can sell the goods without hallmarking. तो फ्रेंड्स, व्हाट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट, ये एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है. सो देयर आर सम थिंग्स वी स्टिल नीड क्लैरिफिकेशन. द क्लासिक एग्जांपल इज ज्वेलरी इन ट्रांजिट फॉर अदर प्रोसेस. ज्वेलरी आपके शोरूम में आ गया है लेकिन क्यूसी पेंडिंग है. एंटीक ज्वेलरी व्हिच कुड बी ऑफ मल्टीपल एंड डिफरेंट कैरेटेजेस, इट इज इन द शोरूम फॉर डिस्प्ले. ये चीज में हॉलमार्किंग करना है नहीं करना है. ज्वेलरी सेंट फॉर अप्रूवल एंड लाइन्स इन मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. अपने इंडस्ट्री में ये काफी कॉमन प्रैक्टिस है, जहां पे जांगड़ में माल जाता है, अप्रूवल के लिए जाता है, मार्केटिंग वाले पर्सन लाइन सेल के लिए लेके जाते हैं. आपकी ज्वेलरी तो कंप्लीट हो चुकी है, ज्वेलरी इज सब्सटेंशियली कंप्लीट, बट डू वी नीड टू डू अ हॉलमार्किंग और नॉट? दिस इज नॉट बीइंग क्लैरिफाइड. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आई विल शो यू वन एग्जांपल इन दिस केस. देयर इज अ होलसेलर इन मुंबई. जवेरी बाजार में एक होलसेलर है, वो अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ 10 किलो ज्वेलरी बेचता है टू ए रिटेलर इन इंदौर. देयर इज अ होलसेलर इन जवेरी बाजार में एक होलसेलर है मुंबई में, वो अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बोलता है कि 10 किलो माल लेके जा. रिटेलर है इंदौर के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन, कैन द होलसेलर सेंड द गुड्स टू द रिटेलर ऑन अप्रूवल बेसिस? क्या एक होलसेलर रिटेलर को अप्रूवल या जांगड़ पे माल दे सकता है विदाउट हॉलमार्किंग, इवन व्हेन द गुड्स आर सब्सटेंशियली कंप्लीट? गुड्स फिनिश हो चुके हैं, इट इज कंप्लीट ज्वेलरी, उसके बाद भी अप्रूवल पे विदाउट हॉलमार्किंग वो भेज सकता है या नहीं भेज सकता? ये फर्स्ट क्वेश्चन. वो रिटेलर इंदौर में 7 किलो माल रख देता है और 3 किलो माल वो रिटर्न करता है. जैसे ही पता चलता है कि 7 किलो माल रख लिया है, होलसेलर जीएसटी का इनवॉइस बनाता है 7 किलो ज्वेलरी जो बिक गई है उसके लिए. नाउ द क्वेश्चन इज, इन दिस केस हॉलमार्किंग कभी करना है? 7 किलो माल तो बिक चुका है, तो माल बिकने के बाद करना है, पहले करना है, और किसको करना है? होलसेलर करेगा, रिटेलर करेगा. इफ यू गो टू सेक्शन 15(1) ऑफ द BIS एक्ट, वहां पे लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल एग्जिबिट फॉर सेल एनी गुड्स एक्सेप्ट अंडर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द ब्यूरो. इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी अगर अपनी ज्वेलरी दे रहा है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीबिशन या अप्रूवल या जांगड़ या जो भी है,
Without hallmarking, he cannot show it. So in this scenario, goods sent on approval should be included in the exemption list. जैसे exhibition को कैसे उन्होंने exempt करके दिया है, even goods sent of approval, jangad, marketing, line sale movement, ये सबको exemption देना चाहिए, and that should be included in the order dated 23rd June 2021. Friends, people are asking me questions कि मेरे को अभी business करना है, मुझे marketing के लिए माल भेजना है, अगर मैं डिक्लेरेशन ले लूं सामने वाले से तो क्या ये मैं कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता हूं? The answer today is even if you do it, they are saying that the DG has told in the webinar which was being held some few days back कि आप approval भेज सकते हो as long as you are doing the hallmarking before the sale of goods, it should be allowed. I think there is some gap and we need everything on writing. We cannot go by verbally. I respect to the comments of the DG sir, but sir, we request you through this forum, through the medium of Labham, that you please come out with a clarification or a notification, or maybe I would say that you should include this in the exemption order, which was published on 23rd of June 2021, like exhibition, आप approval भी उसमें डाल दीजिए. Compliances under hallmarking, friends, this is very important. मैंने देखा है most of the jewelers compliance जो बहुत poor है. पैन इंडिया बेसिस में मेरे पास सब लोग आ रहे हैं, क्या करना है, कोई लोग इनवॉइस भी ठीक से नहीं बनाते हैं, डिलीवरी चालान तो हॉलमार्किंग के लिए बनाते ही नहीं है, बोलते हैं हमको किसी ने बताया नहीं है, our consultant, our chartered accountant has never told us, and they are not making the delivery challan for the goods sent of hallmarking. Please try to understand. I am talking even of corporates also. Big corporates also are not making delivery challan for sending the jewelry for the purpose of hallmarking. Please try to understand. इसमें एक गाइडलाइंस है जिसमें बताया गया है कि अगर आप कंप्लायंस फॉलो नहीं करोगे, they will give you first notice, and if you still don't follow, they can cancel your registration. डिलीवरी चलन के थोड़ी बात करते हैं कि डिलीवरी चलन कैसे बनाता है. मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स आई हैव सीन दे आर नॉट मेकिंग द डिलीवरी चलन, बट लेट अस ट्राई टू सी डिलीवरी चलन में क्या होना चाहिए. डिलीवरी चलन में इट शुड बी फर्स्ट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ज्वेलर होना चाहिए, आपका BIS का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे मैं भाविन मेहता हूं एंड आई एम यूजिंग BM ज्वेलर्स BMJ, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके डिलीवरी चलान में होना चाहिए. Type of article, bangle, chain, earrings, pendant, whatever it is. Number of article होना चाहिए. Declared purity of each article, 22 carat, 18 carat, or maybe 14 carat, whatever it is. Overall weight of the consignment. Now all these things आपको BIS के point of view से है. You are having GST का आपके पास registration number होगा. तो GST में rule 55 of the CGST rules है. वो कानून तो फॉलो करना ही है, उसके अलावा ये सब चीज आपको वहां पे इनकॉर्पोरेट करनी है. दिस इज इन एडिशन टू वॉट एवर रूल्स यू आर फॉलोइंग अंडर GST, उसके अलावा आपको ये फॉलो करना होगा. Most important thing is the registered dweller should declare the name and signatory of his representative who shall be signing the request for hallmarking, जिसको अथॉरिटी दी है. जब डिलीवरी चलान बनता है और आप हॉलमार्किंग सेंटर को जब माल के साथ डिलीवरी चलान भेजोगे तो आपका कोई आदमी साइन करेगा. दैट पर्सन्स नेम शुड बी गिवन टू द असाइनिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर. इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. इफ यू वांट आई कैन जस्ट शेयर यू विद दैट. और वो फॉर्मेट में आपको वो हॉलमार्किंग सेंटर को एक डिक्लेरेशन देना है कि मेरे ये आदमी साइन करेंगे एंड दे आर ऑथोराइज्ड टू सेंड द हॉलमार्किंग रिक्वेस्ट. Details to be mentioned on the invoice. Invoice के ऊपर क्या क्या होना चाहिए? Description of each jewelry or article separately. In case of wholesalers and manufacturers, मैंने ऐसे देखा गया है, वो लोग सिर्फ 22 कैरेट गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिखता है, कोई लोग assorted gold ornaments लिखते हैं. They are not writing the description of each jewelry or article separately. So they have to write how much bangles, how much earrings, how much what you can say chains, and they have to mention that separately. नेट वेट होना चाहिए, नेट वेट ऑफ द प्रेशियस मेटल. प्योरिटी इन कैरेट एंड फाइननेस, 22 कैरेट के साथ 916 भी लिखा हुआ चाहिए. हॉलमार्किंग चार्जेस, इवन दिस इज इंपॉर्टेंट, वी विल बी स्पीकिंग ऑन हॉलमार्किंग चार्जेस, इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट है. इसके अलावा द बिल और इनवॉइस शैल मेंशन, ये दो डिक्लेरेशन डालने हैं आपको, एज इट इज आपको कॉपी करके आपके बिल में छाप देने हैं.
The consumer can get the purity of hallmark jewelry or artifacts verified by BIS. List of BIS recognized hallmark center along with address and contact details is available on the website. So this all things आपको invoice में होना चाहिए, and again this should be in addition to rule 46 of the CGST rules. जो GST के प्रावधान है वो तो आपको फॉलो करने ही है, उसके अलावा आपको हॉलमार्किंग के भी ये चार्जेस, ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो इनकॉर्पोरेट करनी है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेरी है, नाउ पीपल आर आस्किंग मी कि मेरा टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, मैं ई इनवॉइस बनाता हूँ. सो व्हाट अबाउट ई इनवॉइस इन केस ऑफ B2B ट्रांजैक्शन? ई इनवॉइस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपको कोई एडिशनल फील्ड नहीं है कि ये आप कोई नया चीज डाल सको. तो इन दैट केस ये जो दो रिमार्क डालने हैं, हाउ विल यू पुट दैट ऑन द ई इनवॉइस? So this is really a matter of concern. There are many people who are going to the portal, they are downloading the JSON or the Excel file, they are converting it into JSON और JSON upload करके e-invoice बनाते हैं, but वहां पे ये कोई भी प्रावधान नहीं है कि ये दो रिमार्क आप वो बिल के ऊपर डाल सको. So friends, I think we need to take up this matter even with the GST department through GST. We will take up this matter that if a person wants to put some remark, जो अपने सॉफ्टवेयर से बनाते हैं उसके लिए सिंपल है, they can ask their software vendor that we want this. But those people who are not that geared up and they are going to the portal and making single invoices B2B e-invoice बनाते हैं, उसके लिए ये प्रॉब्लम रहेगा. Next, maintenance of BIS records. There is regulation number 57 which says that the registered jeweler shall submit the precious metal articles to the hallmarking center and a copy of each such request shall be maintained by him. जो भी आप डिलीवरी चालान बनाते हो या हॉलमार्किंग रिक्वेस्ट बनाते हो, इसकी कॉपी आपको संभाल के रखनी है. Regulation number 513 it says that you have to maintain the copies of delivery चालान, invoice or bill which has been issued by the hallmarking center, invoice or sale bill of the hallmark jewelry or articles, invoice or purchase bill of the hallmarked articles from jewelers. कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सीधी हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बाहर से खरीद लेते हो, तो उसका परचेस का बिल आपको संभाल के रखना पड़ेगा. And this has to be maintained for a period of 5 years or till the hallmarked articles is sold. ये सब चीज आपको 5 साल संभाल के रखनी है, या तो जब तक आपकी ज्वेलरी नहीं बिकती है तब तक आपको ये संभाल के रखना है. Whichever is longer and not shorter, longer. फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स आर अवॉइडिंग दिस, द डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स आउटलेट. एक बार आप हॉलमार्किंग में रजिस्टर हो जाते हो, देयर आर सेपरेट गाइडलाइंस टू बी फॉलोड. आपको आपके स्टोर या आउटलेट या प्रीमाइस के बाहर क्या करना है और प्रीमाइस के अंदर क्या करना है, ये भी जरा समझ लेते हैं. On the outside of the sales outlet, the registered jeweler shall display the logo of BIS with the wording hallmark jewelry available for sale. So this is what you have to have outside your sales premise. ये BIS का ब्लू कलर का लोगो आपके प्रीमाइस के बाहर होना चाहिए और नीचे वर्डिंग्स लिखे होने चाहिए हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल. ये वर्डिंग्स आपके बाहर, आपका जो भी बोर्ड रहेगा या जहां पे भी रहेगा, दिस शुड बी प्रेजेंट ओवर दैट. दिस इज आउटसाइड द सेल्स आउटलेट. व्हाट अबाउट इनसाइड द सेल्स आउटलेट? अगर सेल्स शोरूम के अंदर या आपका जो भी प्रीमाइसेस है या सेल्स प्रीमाइसेस के अंदर, सबसे पहले तो आपको BIS का certificate of registration should be prominently displayed in the sales outlet. Each outlet should be having a magnifying glass of 10x magnification and the balance of accuracy of 0.1 gram capable of weighing the jewelry. With magnifying glass होना चाहिए plus weighing balance होना चाहिए जिसकी accuracy 0.01 gram. Inside the sales outlet, the following information shall be displayed prominently. Marking components to be seen on the hallmarked article. ये जो हम लोगों ने देखा था 3 मार्क चाहिए, BIS का लोगो, प्योरिटी इन कैरेट एंड फाइननेस एंड 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर. ये आपको एक बोर्ड बनाना है और आपके सेल्स आउटलेट के अंदर या शोरूम में ये जो भी मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये सब वहां पे लिखा हुआ रहना चाहिए कि अगर कोई कस्टमर आपके शोरूम में आता है तो उसे क्या क्या चीज देखनी है. तो फर्स्ट थिंग इज द मार्किंग, द सेकंड इज मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ 10x मैग्निफिकेशन अवेलेबल फॉर कस्टमर्स. नेक्स्ट इज द वेइंग बैलेंस इज अवेलेबल इन द शोरूम. ये लिखित में होना चाहिए, या आपको एक बोर्ड बनाना पड़ेगा एंड दैट बोर्ड आपके शोरूम में कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा.
द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ BIS ऑफिस, अगर किसी को कंप्लेन करनी है तो BIS ऑफिस का नंबर भी वहां पे प्रिंट होना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, hallmarking charges paid by the jeweler firm or manufacturer, rupees 35 per article, or as decided from time to time. We have heard that this 35 is going to increase. 35 रुपया जो hallmarking का है, ये ऐसी बात चल रही है कि 35 रुपया से बढ़ के ज्यादा होने वाला है. तो जो भी उसका चार्ज होगा, that you have to mention that 35 rupees per article for gold jewelry and 25 rupees per article for silver jewelry. All these things should be available in your sales outlet. Many people are avoiding. मेरे को तो बहुत जन ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये मैंने नहीं किया तो मेरा क्या होगा, BIS ऑफिसर मुझे क्या कर सकता है, मुझे जेल में डाल सकता है क्या, ऐसे सब मुझे पूछते हैं. Friends, please try to understand these are all related to compliance. If you don't comply, there are many ways why the BIS officer can harass you and they can just come to your. जब ऑफिसर आ जाता है तब आप GST में कंप्लेन करोगे कि हमें ऑफिसर परेशान करता है. So better is you comply with all these things. The next important topic is hallmarking charges and GST. बहुत सारे जन को इसमें डाउट आ रहा है कि हॉलमार्किंग चार्जेस हमें इनवॉइस पे कैसे दिखाना है, हॉलमार्किंग चार्जेस पे कितना परसेंटेज GST आएगा. So let us try to understand. So there has always been an apprehension in the minds of jeweler as to whether the hallmarking charges they have to be shown separately in the invoice. If yes, what shall be the rate of GST on hallmarking charges? Will it be 3% or 18%? And can we show that the labor charges are inclusive of hallmarking charges? तीन क्वेश्चन. एक तो पहले हॉलमार्किंग चार्जेस हमें दिखाना है तो उसके ऊपर क्या रेट लगाना है और क्या हम वो लेबर चार्ज में मर्ज कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं. There is regulation number 511 which says that hallmarking charges has to be separately indicated in the invoice or bill issued to the customer. तो आपको हॉलमार्किंग चार्जेस जो भी है आपको बिल में सेपरेटली इंडिकेट करने हैं. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेट? Hallmarking is not an independent supply, it is a composite supply and hence the rate of GST as applicable to the jewelry shall be the rate applicable to the hallmarking charges. इसका मतलब ये है हॉलमार्किंग चार्जेस पे आपको 3% GST भरना है, 18% भरने की आवश्यकता नहीं है. हॉलमार्किंग सेंटर हालांकि आपको 18% GST लगाएगा जिसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, यू बीइंग अ ज्वेलर. As regards the remark that labor charges are inclusive of hallmarking charges, there should be no restriction. I don't think there is any problem in that. And alternatively, the jeweler needs to put a remark: composite supply of jewelry inclusive of labor, hallmarking and other charges. This is what I recommend to my client कि ये remark आप आपके bill में छपवा लीजिए. Also, you need to put a remark which has been mentioned: hallmarking charges at the rate of rupees 35 per article. It has been paid by the jewelry firm या manufacturer. ये प्लीज आप आपके इनवॉइस में मेंशन कीजिए, दिस इज रिक्वायर्ड. Very important topic. I think this was creating a lot of chaos and that has been clarified by the BIS by the way of FAQ. ये FAQ के तहत ये clarification आया है. There has to be a change in the regulation. I don't know what other clarification they can give, but they are saying that it is very clear now who needs to take BIS registration. क्या एक होलसेलर को नंबर लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर को लेना है, मैन्युफैक्चरर को लेना है या रिटेलर को लेना है? BIS ने रिप्लाई दिया है इन FAQs. दे आर सेइंग एनी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, if he is engaged in selling precious metal articles, he has to mandatorily, कंपल्सरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. अगर आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या जो भी हो, आपको कंपल्सरी BIS का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आप गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड आर्टिफैक्ट्स बेचते हो. तो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर. It is also informed that artisans जो कारीगर है और manufacturers who are manufacturing gold jewelry on job work basis may be exempted from registration. अगर आप कोई भी चीज का जॉब वर्क करते हो, आप कारीगर हो और आप सेल से इन्वॉल्व नहीं रखते हो, आपका नाता सेल से नहीं है, इन दैट केस आपको रजिस्ट्रेशन से देने की आवश्यकता नहीं है एंड देन यू आर एग्जेम्प्ट. अगर कोई ज्वेलर है जिसका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उसे हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचनी है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा.
40 लाख से नीचे टर्नओवर है तो आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप हॉलमार्क वाली ज्वेलरी बेचते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। Let us take one example कि रजिस्ट्रेशन कैसे लेना चाहिए। तो वी आर टेकिंग अ few 2-3 examples for the sake of understanding. Mrs. A, there is a customer Mrs. A who comes with her old jewelry of 100 grams of 22 carat to make new jewelry of 100 grams. एक लेडी आती है अपनी पुराना सोना लेके 100 ग्राम 22 कैरेट का नवा ज्वेलरी बनानी है आउट ऑफ द सेम गोल्ड ऑफ 22 कैरेट। ओनली लेबर चार्जेस इज इन्वॉल्व, कोई सेल नहीं होता है। हॉलमार्किंग होगा या नहीं होगा? द आंसर इज नो हॉलमार्किंग इज रिक्वायर्ड एज इट इज अ जॉब वर्क ट्रांजेक्शन। द इनवॉइस फॉर सर्विस चार्जेस में सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको डालना है 9988 टू बी इशूड बाय द ज्वेलर। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एफएक्यू में लिखा गया है कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज टू प्रूव दैट यू हैव डन अ जॉब वर्क। तो इट शुड बी योर सेल बिल जिसमें आपका सर्विस अकाउंटिंग कोड होना चाहिए, प्लस आपके डिलीवरी चलान्स होना चाहिए रूल 55 में, जो प्रूव करे कि आपने सच में जॉब वर्क किया है और आपने कोई सेल नहीं किया है। सो इन दिस केस हॉलमार्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड। लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। Again, Mrs. A आती है, she comes with her old jewelry of 100 grams for 22 carat. Now this time, he is asking the jeweler to make 120 grams of jewelry from the same gold, but of 21 carat. 22 ग्राम का पुराना सोना लेके आती है और वो बता रही है कि आप नवा ज्वेलरी बना के दो, लेकिन 21 कैरेट का। Now 21 carat is not permitted as per the law. 14, 18, 22, 20, 23 and 24. 21 कैरेट अलाउड नहीं है। ओनली लेबर चार्जेस, यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं होता है। Again, no hallmarking required as it is a job work transaction and you have to again issue an invoice with the service accounting code has to be issued. The question over here is, can a jeweler remake a jewelry on job work basis of caratages other than those permitted in the BIS Act? The answer is yes. Since it is a job work transaction, it should be exempted from hallmarking and it should be allowed. अगर आप हॉलमार्किंग में जॉब वर्क करते हो तो हॉलमार्किंग नहीं है जॉब वर्क में, तो आप कोई दूसरा कैरेट भी बना सकते हो। दिस इज व्हाट एज पर द वेबिनार द डीजी सर हैज गिवन एन आंसर टू दिस कि यू आर अलाउड एंड यू कैन मेक दिस। आई हैड डन एन आरटीआई सम फ्यू मंथ्स बैक एंड एट दैट टाइम द रिप्लाई टू द आरटीआई वाज, उन्होंने मुझे आरटीआई में रिप्लाई दिया था कि आप फिर से मेल्ट करके या नवी ज्वेलरी बनाते हो वो भी 14, 18 और 22 कैरेट की होनी चाहिए। सो देयर इज अ gap between the reply given by the RTI and the what has been told by the DG sir in the webinar. So we need a clarification that whether you can do a job work or job work में आप ऐसा कोई कैरेटेज का माल बना सकते हो जो अलाउड परमिटेड नहीं है other than the permitted caratages. I think we need a clarification for this. Let us take one more example. Mrs. A है, वो फिर से अपनी 100 ग्राम ज्वेलरी लेके आती है 22 कैरेट की और इसमें से वो नवा ज्वेलरी बनाती है 100 ग्राम्स की, जिसमें 10 ग्राम का नया सोना लगता है जो ज्वेलर डालता है। 100 ग्राम का पुराना सोना लेके आती है मिसेस से और बोलती है मुझे 110 ग्राम की ज्वेलरी चाहिए। ज्वेलर उसका 10 ग्राम नया डालता है। इसमें क्या होगा? लेबर बिल बना 20,000 का और 40,000 रुपए का नवा जो सोना डाला उसका दो बिल, ये बिल बना। GST is payable at the rate of 3% on 40,000 और 20,000 जो लेबर है उसके ऊपर 20,000। Now in this case 10 ग्राम सोना भी बिका है प्लस लेबर जॉब भी हुआ है, सिर्फ लेबर नहीं है, तो हॉलमार्किंग करवाना है या नहीं करवाना है? Is hallmarking required because there is a sale involving gold? If you ask me, in my opinion, hallmarking is required even if there is a part sale and part service, because when there is an addition in gold in the jewelry, fresh hallmarking is required. 2 ग्राम से ज्यादा है, यहाँ पे 10 ग्राम ऐड हो रहा है, तो अगर आप में क्वांटिटी ऑफ गोल्ड बढ़ रही है तो आपको इसका नया हॉलमार्किंग या फ्रेश हॉलमार्किंग करवाना पड़ेगा, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर द HUID you will be having an entire new weight of the jewelry and so you need to do a hallmarking when there is an addition of gold. पार्ट गोल्ड, पार्ट सप्लाई एंड पार्ट गोल्ड सर्विस होगा तो भी आपको हॉलमार्किंग कराना जरूरी है। There are some more questions जहां पे प्रॉब्लम आ रही है and people are really asking कि if a customer comes for repairing an alteration, is hallmarking required? The answer is
Repairing and alteration is not in the purview of BIS, but if in case of repairing, any detachable parts are attached and the weight is more than 2 grams, अगर 2 ग्राम से ऊपर weight हो रहा है तो फिर आपको हॉलमार्किंग करवाना पड़ेगा. रिपेयरिंग एंड ऑल्टरेशन में भी 2 ग्राम से ज्यादा होगा तो ये करवाना पड़ेगा. This has been confirmed by even the DG sir in the press or the press release and even the webinar which has been held by him. Customized jewelry. What about 1 gram gold jewelry or Victorian jewelry? Well, gold metal is being used. Can the jeweler sell this jewelry? ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी आती है जिसमें प्लैटिनम और गोल्ड होता है या सिल्वर और गोल्ड होता है या 1 ग्राम गोल्ड होता है. तो वहां पे हॉलमार्किंग करवाना जरूरी है या नहीं है? द आंसर इज इफ द कंटेंट ऑफ द गोल्ड कैन बी आइडेंटिफाइड, अगर सोने की मात्रा आप जांच पता लगा सकते हो, देन इट कैन बी हॉलमार्क. अगर हॉलमार्किंग सेंटर वो एक्सेप्ट करे तो एज द ज्वेलरी कैन नॉट बी सोल्ड एज गोल्ड ज्वेलरी. अगर हॉलमार्किंग सेंटर बोल देता है कि मैं इसको हॉलमार्किंग नहीं करूंगा, देन यू कैन नॉट सेल इट एज अ गोल्ड ज्वेलरी. यू हैव टू सेल इट एज सम अदर नेम, imitation jewelry or maybe some Victorian jewelry, any name that you give, but you cannot write as gold jewelry. Next question is, this is again very important. We will be taking some few more examples over here. ये भी थोड़ा समझना जरूरी है. Who needs to get the jewelry hallmarked? ज्वेलरी किसको हॉलमार्क करवानी है? हॉलमार्किंग कौन करेगा? इसका BIS ने रिप्लाई दिया है FAQ में. इन द चेन ऑफ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द आर्टिकल हॉलमार्क इज ऑन द वन हु मेक्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे हॉलमार्किंग डाला हुआ है. Anybody who is in the first point of sale, he has to use hallmark. Thus, hallmarking has to be done only once in the entire chain, and is to run by, and it has to be done by the one who has made the first sale, which may be a manufacturer, wholesaler, distributor or retailer. जो आदमी first sale करता है उसे hallmarking करना है. Let us take some examples. There is a wholesaler. He sells a jewelry to retailer. Retailer sells the same jewelry to a customer, Mrs. A. Wholesaler retailer को बेच रहा है, retailer customer को बेच रहा है. किसे hallmarking कराना पड़ेगा? In this case, wholesaler को कराना पड़ेगा because he is doing the first point of sale and so the wholesaler has to do the hallmarking. Retailer को फिर से hallmarking करने की आवश्यकता नहीं है. वो same jewelry को as it is बेच सकता है. थोड़ा और example को complicate करते हैं. Let us try to see what are the practical issues. There is again a wholesaler who is selling the jewelry to a retailer. Retailer is again selling to customer Mrs. A. Wholesaler retailer को बेचता है, retailer Mrs. A को बेचता है. Retailer wholesaler को instruction देता है कि भैया तू hallmarking मत कराना. Hallmarking में मैं कराएगा because I don't want the customer to reveal your identity. मुझे तेरा कहीं पे भी नाम नहीं चाहिए, तेरा HUID नहीं चाहिए, तेरा लोगो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. Can he do so? क्या वो कर सकता है? Who will do the hallmarking in this case? Wholesaler करेगा, retailer करेगा, कौन करेगा? First point of sale तो wholesaler से हो रहा है. Again the first point of sale is by wholesaler to retailer. Can the retailer give declaration to the wholesaler in this regard and do the hallmarking? Thus the wholesaler has to ensure that the hallmarking is done by the retailer before sale. सेल होने फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल तो होलसेलर करता है, तो जवाबदारी उसकी बनती है. सेल होने के पहले होलसेलर को इंश्योर करना पड़ेगा कि हॉलमार्किंग हो गया है. इसका ट्रैक कौन रखेगा? What will happen when HUID is implemented? HUID में ऐसा है कि जब आप हॉलमार्किंग रिक्वेस्ट बनाते हो, जो पोर्टल पे जाके लॉगिन करता है और रिक्वेस्ट बनाता है, उसका ही नंबर, उसका ही डिटेल्स ज्वेलरी के ऊपर आती है. So these are the practical issues. Can a retailer give the declaration? In the webinar which was being held recently and after a series of discussions, people are saying कि declaration ले लो चल जाएगा. First point of sale भले कोई भी करे, retailer ने declaration दिया तो चल जाएगा. As per चल जाएगा. There are lot of my clients who are saying कि सर हमें declaration का format दीजिए. मैंने उन्हें declaration का format भी दिया हुआ है. If you want, I can share it with all you people. मैं चाहिए तो यहाँ पे अपने chat box में वो डाल देता हूँ. And you can keep a note of it कि आपको कैसे declaration देना है, and that can really help you. But as of now, what people are doing is wholesaler retailer को माल बेचता है, retailer बोलता है कि HUID मैं खुद कराएगा, मैं declaration देगा, I will give you a declaration and HUID
आएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। होलसेलर रिटेलर को माल देता है, रिटेलर फिर से मिसेस ए को माल बेचता है, बट यहाँ पे रिटेलर बीआईएस में रजिस्टर्ड नहीं है। उसका दो रीजन हो सकता है, या तो रिटेलर ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, या तो उसकी टर्नओवर लिमिट 40 लाख से नीचे है। होलसेलर ने रिटेलर को माल दिया, रिटेलर ने आगे माल बेचा, बट रिटेलर बीआईएस में रजिस्टर्ड नहीं है बिकॉज वो वैसे डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है जहां पे एग्जम्पशन है, या तो उसका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है। इन दिस केस द होलसेलर इज रिक्वायर्ड टू डू द हॉलमार्किंग। फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल है तो होलसेलर को तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा हॉलमार्किंग। कैन द रिटेलर सेल द ज्वेलरी टू मिसेस ए विथ हॉलमार्किंग? जो होलसेलर ने हॉलमार्क किया हुआ गुड्स रिटेलर को दिया है, क्या वो रिटेलर मिसेस ए को दे सकता है? क्या या तो फिर रिटेलर को कंपलसरी बीआईएस का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर ओवर हियर इज, अकॉर्डिंग टू मी, retailer, if he wants to sell hallmark jewelry, he has to compulsory take a registration. रजिस्ट्रेशन लिए के बिगर वो हॉलमार्क वाला ज्वेलरी नहीं बेच सकता। तो दिस इज फाइनल। होलसेलर इज सिचुएटेड इन मुंबई जवेरी बाजार। वो होलसेलर हॉलमार्क करके रिटेलर को देता है, लेकिन रिटेलर ऐसे जगह पे है जहाँ पे हॉलमार्किंग जरूरी नहीं है। इन दैट केस इफ ही वांट्स टू सेल हॉलमार्क आर्टिकल्स, उससे पहले नंबर लेना कंपलसरी है। Friends, I tried to make some of the examples with the pictorial form कि जिससे थोड़ा easy and interesting हुए। And let us move to an important topic of compensation and penalty. And after that, I will be taking one small topic and then we can pause. Friends, compensation and penalty ऐसा हो गया कि मान लो कि कोई कस्टमर आपके पास से ज्वेलरी लेके जाता है, अंडर कैरेटेज मिलता है, शॉर्टेज इन प्योरिटी मिलती है, तो आपको क्या कंपेंसेशन देना पड़ेगा और उसकी क्या प्रोसीजर है वो समझ लेते हैं। The consumer has bought a jewelry from the jeweler. Under carriage होता है, non confirming goods है. He has to report to the BIS. पहले उसे BIS में रिपोर्ट करना पड़ेगा। BIS उसको वेरीफाई करेगा and after verification, अगर BIS भी बोलता है कि उसमें अंडर कैरेटेज पाया गया है, in that case the BIS will direct the jeweler, वो इंस्ट्रक्ट करेंगे ज्वेलर को कि yes, you have to pay compensation to the customer within 30 days, which can be further extended to 16 days. तो कंज्यूमर को अगर पहले अंडर कैरेटेज पाया गया तो उसको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी बीआईएस में, एंड ही हैज टू मेक दिस एप्लीकेशन कि मुझे ये नॉन कंफर्मिंग गुड्स है। बीआईएस खुद वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद ही विल इंस्ट्रक्ट द ज्वेलर कि आप 30 दिन में इसको कंपेंसेशन दे दीजिए। व्हाट इज कंपेंसेशन? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन? द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इज 2 times the purity, 2 times the difference of amount। जो भी शॉर्टेज या अंडर कैरेटेज पाया गया है उसका 2 times of the amount plus testing charges, this is the amount of compensation। तो ये अमाउंट एक ज्वेलर को अगर अंडर कैरेटेज पाया गया तो कस्टमर को देना पड़ेगा। The next important topic over here is penalty। मुझे क्या पेनल्टी लग सकती है? That is section 15 which talks about a jeweler if you are selling jewelry without certification। 16 तारीख के बाद हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो चुका है। पैन इंडिया बेसिस में सिर्फ 42,000 लाइसेंसेस दिए गए हैं, बाकी लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया है। लेकिन अगर वो ज्वेलरी बेच रहे हैं विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट रजिस्ट्रेशन, देन दे आर लायबल फॉर अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 15। या आप ऐसी कोई ज्वेलरी बेचते हो जिसमें हॉलमार्क नहीं है या विदाउट हॉलमार्क बेचते हो, आफ्टर 16th of June if you are doing this, then you will be liable for imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 1 lakh rupees and which can extend to 5 times the value of the goods or articles sold or offered for sale। Many people are having an apprehension कि मान लो मेरा अंडर कैरेटेज पाया गया, एक छोटा सा डिफरेंस आ गया, क्या मुझे जेल में डाल देंगे, क्या मुझसे 1 लाख रुपया लेंगे? So it is not going to be that. The first recourse is going to be a compensation, a monetary compensation, and if you compensate them, there is no going to be this penalty। If there is a difference of more than 40 ppt या जो अगर आपके कैरेटेज में पाया गया, in that case they will write a letter to you, they will issue a notice, a show cause दिया जाएगा, and all these provisions will be taken up। The inspection, search and seizure, and just skip this. Cancellation is also fine। I
think we can stop over here, Sahil bhai, and we can take a Q&A if people want, because more of this is much ज़्यादा interesting नहीं है यहाँ पे, और मैं किसी को ज़्यादा डराना नहीं चाहता हूँ. So Sahil bhai, we can come to the end of this and we can go for the Q&A.